हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं त्रिगुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं डोंगरिया गोंड जनजाति के बारे में। अब डोंगरिया गोंड जनजाति की बात करेंगे, लेकिन इनके नियमगिरी जो देवता हैं वो कैसे देवता हैं और यह लोग अपनी देवता की पूजा कैसे करते हैं, इसके बारे में हम एक एक करके चीजों को समझेंगे। कुछ टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे। डोंगरिया गोंड जनजाति में चर्चा में क्यों है इस बार सभी। डोंगरिया गोंड जनजाति के बारे में देखेंगे, कौन होती है, कैसी होती है और ये जो कार्य वगैरह है कैसे करती है। धार्मिक विश्वास और जीवन दर्शन इनका कैसा है, जीवन शैली और संस्कृति इनकी कैसी है, पहनावा श्रृंगार कैसा है, पुरुषों में अलग श्रृंगार और इनका पहनावा है और महिलाओं में इनका अलग है, तो दोनों की बातें करेंगे। इनकी सांस्कृतिक जो अभिव्यक्ति है वो इनकी कैसी दिखती है और इनके सामने कुछ चुनौतियां हैं, जो कि भारत सरकार के सामने भी कुछ चुनौतियां हैं, इसके बारे में बात करेंगे कि जो कौन सी चुनौतियों से ये जूझ रहे हैं। और अंतिम में आपके लिए क्वेश्चन होगा जिसका आंसर हर बार की तरह इस बार भी आपको कमेंट में बताना होगा। तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले डोंगरिया गोंड जनजाति के बारे में चर्चा में क्यों है, तो यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो है उड़ीसा राज्य की है। सबसे पहले तो ये समझेंगे यह कहाँ की है, उड़ीसा राज्य की है और एक विशिष्ट पारंपरिक जनजाति है। कैसी एक विशिष्ट पारंपरिक जनजाति है, जो पुरानी परंपराएं हैं उससे ये बहुत ज्यादा सम्मिलित है और देखते हुए चली आ रही है। तो डोंगरिया जनजाति उड़ीसा राज्य की पारंपरिक जनजाति है, जो कि मुख्यतः नियमगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। कहा कि नियमगिरी, अगर आप उड़ीसा के जानते हो, एक पहाड़ी है, वहां पर यह मुख्य तौर पर जो है निवास करती है। और यह जो जनजाति है, जनजाति जो खनन है उसके खिलाफ संघर्ष के लिए जानी जाती है। जो खनन होता है उस खनन के खिलाफ ये संघर्ष वगैरह होते रहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा डोंगरिया जनजाति को आपके उड़ीसा राज्य में देखा जाता है या जाना जाता है। हम बात करते हैं डोंगरिया गोंड जनजाति के बारे में, क्योंकि यहां से पॉइंट से कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि इन्हें भारत सरकार के द्वारा जो है अनुसूचित जनजाति का मतलब कि एसटी का दर्जा जो है दिया जा चुका है। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि डोंगरिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है, अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, या इनको पीवीटी का दर्जा प्राप्त है, या इनमें से कोई नहीं। तो हो सकता है एग्जाम में कैसे बने ये किसी को नहीं पता होता है, लेकिन भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति के रूप में इनको मान्यता प्राप्त दे दी है। साथ में इनका परिचय की बात करें, जो गोंड है, डोंगरिया गोंड जो पूरा इनका नेम है, गोंड जो है एक विशिष्ट पर्वतीय उपसमूह है। ध्यान रखिएगा, जो हिल आपकी ड्वेलिंग्स होते हैं वो एक विशिष्ट पर्वतीय उपसमूह में जाता है, क्योंकि जो अपनी प्रकृति पूजा जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। पारंपरिक कृषि, जो स्थानीय कृषि आपने सुना होगा, झूम कृषि टाइप की, उस कृषि के लिए जाने जाते हैं। स्वशासन संरचना और सांस्कृतिक स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध रूप से प्रसिद्ध है। भौगोलिक वितरण की बात करें तो ये कहाँ है, तो उड़ीसा के मुख्य तौर में तो है, लेकिन उड़ीसा के रायगढ़ में, कालाहांडी और कोरापुट जिले में नियमगिरी जो पर्वतमाला है, जो कि उड़ीसा के पूर्वी घाट का हिस्सा जिसे कहते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है। अब आप कहोगे सर मैप रख के बैठो, तो मैप रख के जरूर बैठिएगा, मैप रख के बैठो। उड़ीसा का पूर्वी वाला घाट देखो, वहां पर आप नियमगिरी पर्वतमाला एक बार नेट पे सर्च करो, वहां पे देखोगे रायगढ़, कालाहांडी, कोरापुट वाले जिलों में डोंगरिया गोंड जनजाति जो है वो पाई जाती है। निवास स्थल की बात की जाए तो छोटे छोटे अलग अलग बस्तियों में ये रहते हैं, जिन्हें भी पेंझा कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटे छोटे अलग अलग, मान लो छोटी सी बस्ती बना ली, ये मोहल्ला टाइप का बना लिया, वहां ये निवास करते हैं, जिसको ये पेंझा के रूप में जानते हैं। डोंगरिया जनजाति के बारे में भाषा और संवाद की बात करें तो ये कुई भाषा बोलते हैं। एक हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कुई भाषा पर वीडियो बनाई थी, तो प्रॉपर वो कुई भाषा पर ही है, उसको जरूर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। कुई भाषा ये बोलते हैं, जो कि प्राचीन द्रविड़ भाषा है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है या पूछा जा सकता है कि कुई जो भाषा है कैसी भाषा है, तो एक द्रविड़ भाषा है, जो केवल भाषा मौखिक परंपरा पर उपलब्ध है, लिखित परंपरा पर उपलब्ध नहीं है। इसकी कोई औपचारिक जो है अभी तक लिपि नहीं है, तथा लोकगीतों, कथाओं और प्रार्थनाओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यह ट्रांसफर हो रही है, स्थानांतरित जो है होती चली आ रही है। तो आप ये कहोगे जो कोई भाषा है एक तरीके से द्रविड़ भाषा है, मौखिक परंपरा पर उपलब्ध है, इसकी कोई लिखित लिपिबद्ध नहीं है, लोकगीतों, कथाओं और प्रार्थनाओं के माध्यम से पिता से पुत्र में, पुत्र से और पुत्र में और पुत्र से और पुत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो आपकी क्या हो रही है, वंशानुगत जो है ट्रांसफर यहां पर देखने को मिल रही है। पहनावा और श्रृंगार की बात करते हैं, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। महिलाओं की बात करें, महिलाएं क्या पहनती हैं, महिलाएं पारंपरिक एक कपड़े की पोशाक पहनती हैं, कान में लंबवत कई सारी बालियां पहनती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। नाक में एक बात किया तो एक साथ कई धातु की नसें, यहाँ पे नथ है, जो देख सकते हो, एक यहाँ पर लगी है, एक यहाँ पर लगी है, एक बीच में भी लगा रखी है, तो कई सारी धातुओं की जो नथें होती हैं वो पहनती हैं। माथे पर स्थायी टैटू वगैरह बनवाती हैं, आप देख सकते हो, गाल पर टैटू बना है, माथे पर टैटू बना है। तो ये तरीके से जो महिलाएं हैं वो अपनी पारंपरिक पोशाक के रूप में जानी जाती हैं। पुरुषों की बात करें तो रंगीन पगड़ियां पहनते हैं, जैसे कि भाई साहब आप देख सकते हो, पुरुष जो है रंगीन पगड़ियां पहने हुए हैं, लंगोट लगाए हुए हैं। अब ये फोटो खड़े में नहीं है, वरना देखी जाती, देख सकते हो लंगोट लटक भी रहा है, लंगोट लगाए हैं। टैटू ये
लोग बनवाए होते हैं, टैटू भी बनवाए होते हैं लोग, और अस्त्र शस्त्र भी साथ में रखते हैं, मतलब कि हथियार वगैरह भी अपनी जो है छोटे छोटे साथ में जो है रखते हैं। तो पहनावा और श्रृंगार के रूप में ये दोनों ही अलग अलग रूप में जाने जाते हैं। सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की बात करें तो नृत्य, संगीत, कथा, लोकगीतों, नृत्य के जरिए पौराणिक कथाओं और सामाजिक जो संदेश एक दूसरे में यह फैलाते रहते हैं। तो नृत्य, संगीत, कथा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित जो है वो अपने करते रहते हैं। त्योहार की बात करें तो सबसे पहला इनको बड़ा त्योहार है जो प्रकृति पूजा, इनका सबसे बड़ा त्योहार है। कृषि चक्र से जुड़े जो उत्सव होते हैं, जैसे मान ली फसल की कटाई हो रही है, तब अपने ये त्योहार के रूप में चक्र में परिवर्तित कर देते हैं। तो एक तरीके से ये कहोगे कि कृषि से संबंधित जैसे ही कटाई होती है, बुवाई होती है, मड़ाई होती है, तो इनके त्योहार भी थोड़ा बदलते चले जाते हैं। कृषि से संबंधित सारे इनके उत्सव हैं। प्रसिद्ध अगर उत्सव की बात करें तो नीजरा उपरम और नियम राजा उत्सव ये प्रमुख है। अब नियम राजा क्यों है? क्योंकि नियमगिरी की पहाड़ी पर रहते हैं, तो उनके ही राजा, उन्हीं के नाम से, उन्हीं के राजा के नाम से एक उत्सव के रूप में ये मनाते हैं। तो इनका ये जो है त्योहार उत्सव अलग अलग तरीके से है। ईश्वर की बात करें तो ईश्वर कौन है? तो नियम राजा। कौन है? नियम राजा, जो कि नियमगिरी पहाड़ी के अधिष्ठाता देवता हैं, उन्हीं की ईश्वर के रूप में पूजा या अर्चना जो है वो धार्मिक विश्वास जो है वो करते हैं। प्रकृति की पूजा प्रमुख तौर पर करते हैं, जैसे वृक्षों की, नदियों की, पहाड़ियों की, जंगलों की पूजा, ये प्रमुख तौर पर इनको जाना जाता है। ये प्रत्येक सांस्कृतिक प्राकृतिक संसाधन को जीवित मानते हैं, मतलब कि प्रकृति में जो भी है ये कहते हैं कि जीवित है, और धर्म और प्रकृति में अंतर नहीं करते हैं। कोई ना तो कोई धर्म में नहीं प्रकृति में, इनके द्वारा अंतर नहीं किया जाता है। ये प्रकृति को प्रमुख तौर पर जीवित संसाधन के रूप में, जीवन रिसोर्स के रूप में मानते हैं। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इनके बारे में एग्जाम या नॉर्मली इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है। जीवन शैली और संस्कृति की और थोड़ी सी और बात करें तो कृषि की प्रमुख प्रणाली में ये अपनाते हैं, जैसे पोंडू खेती। कैसी है? पौडू खेती, सॉरी पौडू खेती जो है, पौडू खेती करते हैं। और ये जो कैसी होती है? झूम कृषि का स्थानीय प्रकार होता है, जैसे उड़ीसा में पौडू कहते हैं, पौडू खेती ये लोग जो है करते हैं। वन क्षेत्र का एक छोटा हिस्सा साफ करके अस्थायी रूप से खेती करते हैं। जब वह अनुपजाऊ हो जाती है फिर उसको छोड़कर नेक्स्ट भूमि पर चले जाते हैं, फिर वहां पर फिर वे झूम कृषि करते हैं। तो झूम कृषि को वहां की स्थानीय भाषा में, लोकल भाषा में पौडू खेती कहते हैं। फसलों की बात करें तो बाजरा, मक्का, हल्दी, अनानास, जौ और मौसमी जो सब्जियां होती है, उनको ये फसलें जो है ज्यादातर उगाते हैं। हालांकि और भी उगाते हैं, पर ये जो फसलें हैं वो ज्यादातर उगाते हैं। चुनौतियां हैं इनके सामने कुछ, और भारत सरकार के सामने भी कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियों से बात करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप, और यहां पर अगर आप लोग मल्टीपल एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मल्टीपल कोर्सेज यहां पर लॉन्च हो चुके हैं, खासतौर से यूपीआरओ और यूपीपीसीएस को ध्यान में रखते हुए इस ऐप को आप लोग जरूर एक बार जाके देख लीजिएगा। चुनौतियों की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती तो शिक्षा के क्षेत्र में है, और दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं को सीमित पहुंच है। मतलब कि मान लो पहुंच जो है इनके लिए बहुत ज्यादा कठिन चुनौती बनी हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य, जो आपका एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, हर जीवन, हर व्यक्ति के लिए ये दो सेक्टर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। ये वही दो सेक्टर जो इनके पास सीमित मात्रा में पहुंच पा रहे हैं। दूसरा, पोंडू खेती जो है ये लोग करते हैं, जबकि पोंडू खेती का सरकारी जो है प्रतिबंध बना हुआ है। सरकार ने झूम खेती पर प्रतिबंध लगा रखा है, आपको पता होगा, और वही ये लोग खेती करते हैं। तो इस खेती से इनको क्या हो रहा है? सरकारी प्रतिबंध के चलते कुछ ना कुछ जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन से जो कृषि चक्र है वो प्रभावित होते हैं, और मैंने पहले ही बताया आपको कि प्रकृति को जीवन संसाधन के रूप में मानते हैं। अब जब जलवायु के कारण कृषि चक्र प्रभावित होता है तो इनकी जीवन शैली में कहीं ना कहीं प्रभावित जो है वो होती है, और यहाँ जब प्रभावित होती है तो इनके लिए जो जीवन है वो थोड़ा सा आजीविका चलाने के लिए वो थोड़ा समस्याग्रस्त यहाँ पर हो जाता है। साथ में शहरीकरण, अब आपको पता ही होगा शहरीकरण बढ़ता चला जा रहा है, गांव से लोग शहर की ओर पलायन करते चला जा रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शहरीकरण और सांस्कृतिक क्षण के दबाव भी इनके लिए चुनौती जो है बना हुआ है। तो जो चार चुनौती है, चुनौती तो बहुत सारी रहती है, लेकिन अब सरकार की जैसे मान लो गवर्नमेंट की कोई योजना है ना, कोई योजना है, अब वो इनके तक नहीं पहुंच पा रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक चुनौती है, वो भी एक चुनौती है। लेकिन जो चार चुनौती है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट में जरूरतमंद चुनौतियां हैं। तो कहीं ना कहीं इन चुनौतियों को आप लोग मेंस के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। एक प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भ्रष्टाचार की, करप्शन की बात कर रहा है। करप्शन में 2024 में भारत का स्थान कौन सा था? 90, 95, 96 या फिर 100? इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को सारा सेशन पसंद आएगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।